ये कहानी है अरवल की, बिहार की एक ऐसी विधानसभा सीट जो सिर्फ एक राजनीतिक अखाड़ा नहीं बल्कि व्यवस्था और आजीविका के बीच के संघर्ष का एक जीता जागता उदाहरण है। आज के इस गहरे और तथ्यात्मक विश्लेषण में हम अरवल विधानसभा क्षेत्र की जमीनी हकीकतों को डिकोड करेंगे। हम समझेंगे कि 2025 में जो हुआ वो क्यों हुआ और 2030 में राजनीतिक वापसी के लिए एक सटीक डेटा आधारित ब्लूप्रिंट क्या होना चाहिए। ये कोई सामान्य राजनीतिक चर्चा नहीं बल्कि सिस्टम की एक कठोर लेकिन निष्पक्ष पड़ताल है। हम इस ब्रीफिंग को बहुत ही व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ाएंगे। शुरुआत 2025 के उस भारी उलटफेर के मेडिकल डायग्नोसिस से होगी। फिर हम हार की व्यवस्थागत कमियों को समझेंगे, जनता के असली दर्द पर बात करेंगे, जमीनी जनसांख्यिकी यानी डेमोग्राफिक्स को परखेंगे और अंत में 2030 के लिए एक 4 चरणीय समाधान, एक प्रिस्क्रिप्टिव ब्लूप्रिंट पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं 2025 के उस जनादेश की जिसने पूरे चुनावी मोमेंटम को पलट कर रख दिया। आगे के समाधान पर बात करने से पहले इस हार के स्केल को, इस बदलाव की विशालता को समझना बहुत जरूरी है। अगर हम अरवल की मिट्टी को करीब से देखें तो ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां की आबादी 92% से अधिक ग्रामीण है। यहाँ की हवाओं में खेती किसानी है। ये वो जमीन है जहां पारंपरिक कृषि आजीविका और पानी ही राजनीतिक गुरुत्वाकर्षण तय करते हैं। यहाँ मुद्दे हवा हवाई नहीं होते बल्कि सीधे लोगों के चूल्हे और खेतों से जुड़े होते हैं। और यही कारण है कि ये एक खास आंकड़ा 14,093 इतना महत्वपूर्ण हो जाता है। ये महागठबंधन के मौजूदा विधायक की हार का सटीक अंतर है। इसे केवल हार जीत का मार्जिन मत मानिए। राजनीतिक अर्थशास्त्र में इसे स्ट्रक्चरल रिजेक्शन कहते हैं, जब जनता पूरी की पूरी व्यवस्था को ही सिरे से नकार दे। अब जरा इस 15 साल के टर्नआउट ट्रेंड पर गौर करते हैं जो बहुत कुछ बयां करता है। 2010 में मतदान 47% था और 2025 में यह उछलकर 63.68% हो गया। यह 16.8% की भारी वृद्धि कोई इत्तेफाक नहीं थी। इस बढ़े हुए मतदान ने संरचनात्मक रूप से विपक्ष के लास्ट माइल मोबिलाइजेशन को सीधा फायदा पहुंचाया। यानी मतदान के दिन वोटरों को घर से बूथ तक लाने की जो सटीक क्षमता थी उसने खेल पलट दिया। ये सब हुआ कैसे? आइए हार की शारीरिक रचना यानी एनाटॉमी ऑफ द डिफीट का चीरहरण करते हैं। हमारा फोकस यहाँ किसी व्यक्ति विशेष या उम्मीदवार की कमियों पर नहीं है। हम सिस्टम की उन कमियों पर बात करेंगे, उन ऑपरेशनल ब्लॉकेज पर बात करेंगे जिन्होंने इस नतीजे की नींव रखी। सबसे बड़ा क्राइसिस था संसाधनों का। इसे हम फाइनेंशियल एसिमेट्री यानी भारी वित्तीय असमानता कह सकते हैं। एक तरफ मौजूदा विधायक की घोषित संपत्ति 45.4 लाख रुपए थी और दूसरी तरफ विपक्षी उम्मीदवार के पास 31.1 करोड़ रुपए का संसाधन था। इस गहरी खाई ने जमीन पर चुनाव प्रबंधन और लॉजिस्टिक संचालन की क्षमता को पूरी तरह से पंगु बना दिया। जब संसाधन ही नहीं होंगे तो मशीनरी चलेगी कैसे? लेकिन कहानी सिर्फ पैसे पर खत्म नहीं होती। संगठन के अंदर भी गंभीर कलह और बिखराव था। गठबंधन के दलों के बीच जमीनी स्तर पर वो तालमेल ही नहीं था जिससे वोट आसानी से ट्रांसफर हो सकें। डिजिटल मोर्चे पर भी अभियान पूरी तरह से रिएक्टिव था, यानी सिर्फ बचाव की मुद्रा में। और इन सब के बीच युवा मतदाताओं से जो जुड़ाव होना चाहिए था वो पूरी तरह से टूट गया। अब इस राजनीतिक विफलता से हटकर जरा जनता की वास्तविक स्थिति की ओर रुख करते हैं। अरवल के मतदाताओं की जो मूल शिकायतें हैं वो बहुत गहरी हैं। वहां की जनता इस समय एक बहुत ही गंभीर सामाजिक और आर्थिक पीड़ा से गुजर रही है। और ये सिर्फ स्प्रेडशीट पर लिखे आंकड़े नहीं हैं। युवाओं का मजबूरी में पलायन, सोन नहर की सिंचाई व्यवस्था का टूट जाना और सबसे पीड़ादायक 45.6% बच्चों में कुपोषण यानी स्टंटिंग का होना, ये अरवल का वास्तविक दर्द है। कृषि उद्योग के पतन और इस जल संकट ने लोगों का इस बात से भरोसा ही उठा दिया है कि उनकी आर्थिक स्थिति कभी सुधर भी सकती है। यहां मैं एक बहुत ही बुनियादी बात स्पष्ट करना चाहता हूं। जनहित का कोई भी विश्लेषण, कोई भी राजनीतिक रणनीति एक नैतिक दायरे के भीतर ही काम करनी चाहिए। शासन की जड़ें भारत के संवैधानिक मूल्यों में निहित होनी चाहिए। इसका मतलब है मतदाताओं की गरिमा का सम्मान, जिम्मेदारी के साथ की गई सार्वजनिक बहस और भारत के डीपीडीपी फ्रेमवर्क के तहत डेटा प्राइवेसी और लोगों की सहमति की पूर्ण सुरक्षा। यह कोई विकल्प नहीं बल्कि हमारी जिम्मेदारी है। अब आते हैं अरवल की जनसांख्यिकी यानी डेमोग्राफिक रियलिटी पर। यह समझना बहुत जरूरी है कि सामाजिक ताना बाना कैसा है, क्योंकि इसी से पता चलता है कि पारंपरिक गठबंधन जमीन पर क्यों बिखर गया।
डेटा बताता है कि यहाँ यादव 14.26%, कुशवाहा 4.21%, भूमिहार 3.65% और कुल ओबीसी वर्ग करीब 63.14% है। ये आंकड़े स्पष्ट करते हैं कि इस जनसांख्यिकीय ढांचे को एक साथ जोड़े रखने के लिए हवाई भाषण नहीं, बल्कि बहुत ही माइक्रो लेवल और सटीक जुड़ाव की आवश्यकता होती है। और यहीं पर चूक हुई। विपक्ष ने बेहद चतुराई से 4.21% कुशवाहा और गैर यादव ओबीसी ब्लॉकों को महागठबंधन से अलग कर दिया। इस छोटे लेकिन बेहद महत्वपूर्ण आधार को न बचा पाना यह साबित करता है कि राजनीति में अब केवल पारंपरिक वोट बैंक के भरोसे बैठे रहना एक पुरानी और फेल हो चुकी रणनीति है। तो अब आगे क्या? 2025 की इस कठोर डायग्नोसिस से निकलकर हम 2030 के लिए एक प्रिस्क्रिप्टिव ब्लूप्रिंट की ओर बढ़ते हैं। यह वापसी के लिए एक बहुत ही सटीक और 4 चरणों वाली रणनीति है। ये टाइमलाइन चुनाव से 2 साल पहले यानी D730 से शुरू होती है। इसका सीधा सा लक्ष्य है अभियान को चुनाव के ऐन वक्त पर प्रतिक्रियावादी होने के बजाय एक परमानेंट मोबिलाइजेशन यानी स्थायी सक्रियता की स्थिति में लाना। पहला चरण फाउंडेशन का है। यहां सिस्टम को पूरी तरह से बदलना होगा। डेटा के आधार पर यह पता लगाना होगा कि किन लोगों तक योजनाएं नहीं पहुंची। एनीमिया जैसी स्वास्थ्य समस्याओं के लिए मेडिकल आउटरीच करनी होगी। और सबसे अहम, बिना कोई शोर मचाए जमीन पर नए शैडो कैंडिडेट्स का परीक्षण करना होगा कि कौन सा चेहरा जनता के बीच स्वीकार्य है। चुनाव से 1 साल पहले यानी दूसरे चरण में रणनीति नैरेटिव बनाने पर शिफ्ट हो जाती है। अब राष्ट्रीय राजनीति की नहीं, अरवल के आर्थिक सर्वाइवल की बात होगी। सोन नहर के मुद्दे पर आंदोलन, युवाओं के पलायन का दस्तावेजीकरण और महंगाई जैसे ज्वलंत मुद्दे पर महिला संवाद के जरिए सीधे घरों तक पहुंचना होगा। 180 दिन बाकी रहने पर यह पूरी तरह से गणित और सटीकता का खेल बन जाता है। वोटर लिस्ट के हर पन्ने के लिए पन्ना प्रमुख तैनात किए जाएंगे। पहली बार वोट देने वाले युवाओं को जोड़ा जाएगा और जो कुशवाहा और ईबीसी वोट बैंक छिटक गया था उसे वापस लाने के लिए विशेष आउटरीच प्रोग्राम चलाए जाएंगे। आखिरी 90 दिन एक कठोर लॉजिस्टिक ऑपरेशन की तरह काम करेंगे। हर दिन के टारगेट तय होंगे। चुनाव आयोग के नियमों के उल्लंघन पर तुरंत एक्शन लेने के लिए रैपिड रिस्पॉन्स टीम होगी। और मतदान के दिन सुबह 5 बजे से ही गेट आउट द वोट का ऐसा अभियान चलेगा कि दोपहर तक 70% कोर वोटर अपना वोट डाल चुके हों। लेकिन इस पूरे ब्लूप्रिंट के सामने एक बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा है। क्या एक ऐसा संगठन जो हमेशा से सिर्फ दूसरों के हमलों का जवाब देने में उलझा रहा है, वो पुरानी बयानबाजी को छोड़कर मतदान के दिन इतना सटीक, डेटा आधारित और सैन्य स्तर का ऑपरेशन चला पाएगा? बदलाव की असली परीक्षा यही है। और इस चर्चा को विराम देने से पहले मैं एक बार फिर उसी अटूट नींव की याद दिलाना चाहूंगा। सच्चा और जन केंद्रित नेतृत्व वही है जो अपने क्षेत्र को ऊपर उठाए। और यह तभी संभव है जब हम संवैधानिक गरिमा, सोच समझकर किए गए सार्वजनिक विमर्श और भारत के डीपीडीपी कानूनों के तहत नागरिकों के डेटा की पूर्ण सुरक्षा को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता माने। अब समय आ गया है कि इस ब्लूप्रिंट को जमीन पर उतारा जाए और अरवल की आर्थिक गतिशीलता को फिर से जीवित किया जाए। If you want to become a people-centric leader and uplift your constituency, get in touch with blueprintstrategies.ai at mgr@blueprintstrategies.ai or call 080-4204-1602. Purpose beyond politics.